एक वेब एप्लीकेशन में लूपहोल्स निकालने से पहले वो काम कैसे करती है, उसमें क्या क्या यूज होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सो आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू WSCubeTech, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं ऑल अबाउट दी HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स है जो हमारे काम आएंगे एक पैकेट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजने के लिए, जिसके जरिए हम वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम यहाँ पे टोटल 6 चीजें सीखने वाले हैं। वो 6 चीजें क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTTP क्या है, देन हम देखेंगे व्हाट इज रिक्वेस्ट, देन हम देखेंगे व्हाट इज रिस्पांस, एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि HTTP मेथड्स कितने हैं और वो क्या काम आ सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे URLs और लास्ट में हम देखेंगे रेस्ट है क्या बेसिकली। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज HTTP है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो हमारा HTTP है बेसिकली इसके जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं और डिटेल में देखते हैं। पहले यहाँ पे ये कोर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है, यानी ये प्रॉपर्ली जो प्रोटोकॉल है किस लिए बनाया गया ताकि हम कम्युनिकेट कर सके इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। और देखते हैं इसके बारे में क्या हमें पता पड़ा है यहाँ पे कि ये यूज करता है TCP को। बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के जरिए हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को भेज के, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये TCP प्रोटोकॉल यूज दे रहा है? असल में HTTP के जितने भी पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं उनसे पहले एक कम्युनिकेशन यानी एक टनल क्रिएट होनी जरूरी है, जो कि क्रिएट होती है TCP के जरिए। तो TCP के जरिए जैसे एक सेशन क्रिएट होता है उसके बाद HTTP अपना डेटा भेज पाता है अपने प्रोटोकॉल्स की मदद से, यानी अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। बट यहाँ पे विदाउट TCP जो है HTTP काम क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज TCP के जरिए दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, देन वो HTTP के जरिए डेटा शेयर करते हैं अपने अपने फॉर्मेट्स में। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से एक HTTP प्रोटोकॉल जो है वो यूज करता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, और आधे से ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो TCP को यूज लेते हैं अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए। बिकॉज हमें पता है वो 3 वे हैंडशेक फॉलो करता है और हमने इसके बारे में काफी सारी बातें पढ़ी है नेटवर्किंग में, तो वहां से हम उसको देख सकते हैं कि TCP कितना जरूरी है। अब साथ ही साथ HTTP के बारे में एक और बात हम देख ले तो HTTP कौन से रास्ते पे चलता है, कौन सी पोर्ट पे काम करता है? HTTP काम करता है पोर्ट नंबर 80 पे। सो बेसिकली पोर्ट 80 के जरिए HTTP अपना जो पैकेट है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको HTTP का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं उसके बारे में और समझते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट। एक HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट, एक ऐसा पैकेट जो सर्वर से पूछ रहा है, सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या वो उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, उस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इस पैकेट में आता क्या क्या है। इंक्लूड्स गेट पोस्ट, बेसिकली मेथड्स आएंगे जो गेट पोस्ट, पुट, पेस्ट, डिलीट कुछ भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं हेडर्स और होती है बॉडी। यानी रिक्वेस्ट है क्या बेसिकली? सर एक ऐसा पैकेट है जो एक क्लाइंट भेजता है सर्वर के पास, वो ये पूछता है सर्वर से कि क्या मैं आपकी वेबसाइट या कोई भी एक पार्ट को एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिकली कि अगर इस क्लाइंट को WSCubeTech की वेबसाइट एक्सेस करनी है और अपने ब्राउजर में जाके लिखेगा wscubetech.com, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि जाएगी हमारे सर्वर के पास। सर्वर से इस रिक्वेस्ट को रीड करके इसके बदले में रिप्लाई देगा, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, जिसके बारे में अभी आगे देखेंगे। बट इस रिक्वेस्ट में यानी यहाँ पे ये जो पैकेज जनरेट हुआ ये दिखता कैसा है? हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से जब एक पैकेट यानी एक रिक्वेस्ट जा रही है, जब कोई पूछ रहा है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। बट ये रिक्वेस्ट दिखती कैसी है? तो उसके लिए बेसिकली हमने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे एक रिक्वेस्ट को रखा है, जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें आती है, रिक्वेस्ट दिखती कैसी है और उन चीजों का रोल क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई है उनका क्या रोल है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला वर्ड अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है गेट। बेसिकली इस जगह पे आते हैं मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, पेस्ट, डिलीट, ये सब क्या है ये भी हम समझ जाएंगे फिलहाल। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गेट मेथड के जरिए फिलहाल डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मेथड का मतलब ये है यहाँ पे कि एक पैकेट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किस तरीके से जाएगा। गेट का मतलब है कि वो डेटा URL में जा रहा है। तो यहाँ पे गेट के आगे क्या लिखा है? गेट के आगे एक URL लिखी है। URL क्या होता है वो भी समझेंगे। URL का मतलब है फिलहाल यहाँ पे एड्रेस, जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो HTTP और उसका वर्जन शो हो रहा है। इस लाइन को हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। ये जो पूरी लाइन थी इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे जिसमें लिखा है होस्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूजर एजेंट एंड कंटेंट लेंथ,
ये सब क्या है बेसिकली, इन सबको हम कहते हैं हेडर्स। इनकी जो मेन वैल्यूज है यानी ये जो हेडर्स के नाम है ये कभी चेंज नहीं होते, पर इनके अंदर जो वैल्यूज आती है वो चेंज होती है और उनके अंदर क्या क्या डेटा आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें होस्ट हेडर, तो होस्ट हेडर में आता है हमेशा जो डोमेन है जिसके पास हम जा रहे हैं, जो सर्वर है उसका नाम यहाँ पे आता है। तो होस्ट के अंदर आ रहा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है टेस्ट 101, तो इसको मान सकते हैं कि अगर हम WSCubeTech की वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजते तो यहाँ पे www.wscubetech.com किसके अंदर आता, होस्ट हेडर के अंदर आता। ऐसे ही हमारे पास एक्सेप्ट हेडर है जो हमें बताता है कि इस पैकेट में, इस रिक्वेस्ट में हम किस फॉर्मेट की फाइल यूज कर सकते थे। तो हमें बता रहा है इमेजेस फॉर्मेट की फाइल यूज करते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .gif या .jpeg। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सेप्ट लैंग्वेज जो है ये हेडर हमें क्या बता रहा है, ये हेडर बता रहा है कि सर ये जो रिक्वेस्ट है इस रिक्वेस्ट में आप कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हैं। तो ENUS का मतलब है इंग्लिश यूएस। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट इनकोडिंग, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे किसी तरीके की इनकोडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, जो कि gzip एंड डिफलेट। देन यहाँ पे हमारे पास आता है यूजर एजेंट जो कि एक बहुत ही शानदार हेडर है। क्यों? बिकॉज ये यूजर एजेंट एक ऐसा हेडर है जो हमारे ब्राउजर की, हमारे सिस्टम की डिटेल्स लेके सर्वर तक जाता है और उसे बता देता है कि जो भी पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहा है उस वेबसाइट को एक्सेस करने की, वो कौन सा ब्राउजर चला रहा है, उस ब्राउजर का वर्जन क्या है, कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारी डिटेल्स हमारे जो यूजर एजेंट है हमारे सिस्टम से ले जाके सर्वर को बता देता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कंटेंट लेंथ क्या है। बेसिकली कंटेंट लेंथ का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बॉडी के अंदर बेसिकली कितना कंटेंट यूज करा गया, यानी इस पैकेट के साथ डेटा कितना जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंटेंट की लेंथ बताई गई है वो बताई गई है 35, यानी बॉडी के अंदर जो कंटेंट यूज हो रहा है उसकी लेंथ है 35। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होती है एक रिक्वेस्ट, यही रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी सर्वर पे, सर्वर देखेगी अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिकेट लगेगा, अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिक लगेगा तो वो हमें इस वेबसाइट को एक्सेस करने देगी और बदले में उसके देगी रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ये सभी थे हेडर्स और हेडर्स के नीचे एक स्पेस आता है, उसके बाद जो पार्ट आता है वो पूरा कहलाता है बॉडी पार्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट लाइन, देन सारे रिक्वेस्ट हेडर्स, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन स्पेस होगी। बेसिकली आपको ऐसे कोई लाइन बनी हुई नहीं दिखेगी बट एक ब्लैंक स्पेस होगा, उसके बाद बॉडी पार्ट चालू हो जाता है जहां पे प्रोग्रामिंग और जो भी हमारा डेटा जा रहा है वो सारी चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स ये है प्रॉपर रिक्वेस्ट। इसी रिक्वेस्ट के जरिए हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं केवल तब जब बदले में वो एक रिस्पॉन्स देगी तब। तो यहाँ पे ये था हमारा रिक्वेस्ट, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज HTTP रिस्पॉन्स। एक HTTP रिस्पॉन्स क्या होती है। अब रिक्वेस्ट को पढ़ते पढ़ते हम काफी कुछ रिस्पॉन्स के बारे में भी समझ गए होंगे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशंस टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट, एक ऐसा पैकेट जो परमिशन दे रहा है एक यूजर को कि वो वेबसाइट या किसी कंटेंट को एक्सेस कर सके। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। यानी हमने आप किसी से पूछा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कैन आई बोरो योर पेन, अगर आपने वो पेन दे दिया तो बेसिकली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मेरी रिक्वेस्ट का रिप्लाई दे रहे हो कि यस यू कैन यूज दिस पेन। तो यहाँ पे सेम तरीके से जैसे हमने लिखा पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट, यानी एक ऐसा पैकेट जो हमें परमिशन दे रहा है कि हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, जो कि हमेशा हमारी पूछी हुई रिक्वेस्ट का रिप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या आता है। गेट पोस्ट आएगा, यानी मेथड तो जरूर आएगा कि डेटा जो है किस मेथड से ट्रांसफर हो रहा है। देन हेडर्स आएंगे एंड देन बॉडी पार्ट आएगा, यानी ये तो एज इट इज सेम है हमारी रिक्वेस्ट से, बट हेडर्स के हो सकता है नाम चेंज हो या हो सकता है जो कंटेंट मूव हो रहा है यानी बॉडी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो चेंज हो सकता है। देखते हैं क्या डिफरेंस है यहाँ पे। कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ दैट पेज, बेसिकली बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या आता है, बॉडी के अंदर आता है उस वेबसाइट का कंप्लीट प्रोग्राम जो कि हमारे ब्राउजर पे आके एग्जीक्यूट होगा और हमारे सामने एक अच्छी सी वेबसाइट का UI या बैकएंड जो भी पार्ट खुलना है वो खुल जाएगा। सो स्टूडेंट्स उस तरीके से बेसिकली रिस्पॉन्स जो है हमारे पास डेटा लेके आता है। अब यहाँ पे अगर हम एक रिस्पॉन्स को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट HTTP का वर्जन है, क्योंकि ये कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा एक्सेस करने की, तो यहाँ पे ऐसा डेटा नहीं आएगा कि इसको ये फाइल चाहिए XYZ कोई भी चीज चाहिए। यहाँ पे सीधा HTTP का वर्जन आएगा और एक स्टेटस आएगा। अब ये स्टेटस क्या है बेसिकली इसके बारे में हम डिटेल में और समझेंगे आगे, बट इस स्टेटस का मतलब है कि हम इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और स्टेटस को 200 का मतलब होता है कि ओके कनेक्शन बिल्कुल सही, आप एक्सेस कर सकते हैं इस पेज को। तो ये हमारा बेसिकली पहली लाइन हो गई। देन हमारे पास कुछ हेडर्स हैं यहाँ पे जिसमें डेट, सर्वर, लास्ट मॉडिफायर, ई टैग, एक्सेप्ट रेंज, कंटेंट लेंथ, कनेक्शंस एंड कंटेंट टाइप। बेसिकली स्टूडेंट्स हेडर्स हमारे पास बहुत सारे हैं और हेडर्स बहुत ही काम की चीज है साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी, बिकॉज इन हेडर्स के जरिए हम एक वेबसाइट में कमी निकालते हैं। हेडर्स अगर नहीं होंगे तो वेबसाइट ज्यादा वल्नरेबल होगी और अगर सही हेडर्स यूज करें तो उनमें लूपहोल्स कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। तो हेडर्स के बारे में हम प्रॉपर एक वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं सारे हेडर्स, उनकी कमियां, उनके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ हेडर्स हैं एंड बॉडी पार्ट है जिसमें बेसिकली वेबसाइट का जो प्रोग्राम
प्रोग्राम है वो मूव करता है हमारे क्लाइंट की तरफ। तो ये होती है प्रॉपर एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है यहां से भी समझ लेते हैं कि जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा था कि सर क्या मैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं, उसके अगेंस्ट में जब वेबसाइट को यानी सर्वर को सब कुछ सही लगा तो सर्वर ने उसके बदले में रिप्लाई दिया कि यस यू कैन एक्सेस माय वेबसाइट। और जैसे ही उसने ये बोला तो उसने एक रिस्पॉन्स भेजा हमारे पास जो कि 200 स्टेटस कोड के साथ आया, जिसके अंदर वेबसाइट की पूरी प्रोग्रामिंग आई, उसके साथ कुछ हेडर्स आए जिसके जरिए हम वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रिस्पॉन्स भी समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स, यानी मेथड्स के बारे में हमने 2-3 बार देखा। सर गेट मेथड दिखा, हमें पोस्ट मेथड दिखा, तो ये है क्या, मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स को इजीएस्ट फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जो डेटा मूव कर रहा है वो किस तरीके से जाएगा, क्या वो डेटा यूआरएल के जरिए ट्रांसफर करा जाएगा या फिर वो सारा डेटा हमारे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो बेसिकली ये समझने के लिए हमें सारे हेडर्स का नाम और इनके काम समझने पड़ेंगे। सबसे पहला हेडर आता है गेट। ये क्या काम आता है, डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। बेसिकली जो भी डेटा एक यूआरएल के जरिए ट्रांसफर करा जाता है वहां पे गेट मेथड ही यूज हो रहा होता है। बट गेट जो है वो ज्यादा सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज मान लेते हैं हम एक लॉगिन पेज पे गए, वहां पे हमने हमारा यूजर नेम और पासवर्ड लिखा और जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करा ऊपर यूआरएल में हमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ दिख गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है गेट में, क्योंकि डेटा सारा का सारा यूआरएल में जा रहा है तो कोई भी इसे इंटरसेप्ट करके बीच में चेंजेस कर सकता है। यानी जो डेटा है साफ दिख रहा है क्या जा रहा है तो उसको कोई भी चेंज कर पाएगा। इसी वजह से गेट के जरिए जो डेटा मूव होता है वो सिक्योर नहीं होता है। तो हमेशा ये रिकमेंड करा जाता है कि आप भले गेट को यूज करें बट कोई भी जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो ऐसी चीज है जो हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली गेट यूआरएल में ना भेजी जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड। अब बेसिकली हेड मेथड क्या है तो देखते हैं यहाँ पे, सेम एज गेट बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन एंड द हैश सेक्शन ओनली। यानी इसके अंदर बेसिकली क्या जा रहा है कि सर केवल जो स्टेटस लाइन थी वो जा रही है, HTTP का वर्जन और ये डिटेल जा रही है, तो उसको हम कहते हैं हेड मेथड। ये थोड़ा सिक्योर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेटा मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट। पोस्ट मेथड क्या है, इसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है एज कंपेयर टू गेट, और यही कहा जाता है कि आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जारी है वो पोस्ट के अंदर भेजी जाए, बिकॉज पोस्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, सेंस यूजर इन्फॉर्मेशन फाइल्स इन बॉडी। बेसिकली जो भी डेटा हमारा मूव हो रहा है वो बॉडी में हो रहा है टू सर्वर यूजिंग द HTML फॉर्म्स। यानी जो भी डेटा एक सिस्टम से, एक क्लाइंट से एक सर्वर तक जा रहा है वो जाएगा पोस्ट मेथड के जरिए। तो कैसे जाएगा, एक HTML फॉर्म्स के जरिए सारा डेटा रिकॉर्ड होगा बॉडी में, एंड देन बॉडी से वो वहां पे जाएगा सर्वर तक। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटा सिक्योर रह पाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है पुट मेथड, और इसको मैंने रेड क्यों कर रखा है, बिकॉज सबसे डेंजरस माने जाने वाले मेथड्स में ये भी आता है पुट मेथड। और ये डेंजरस क्यों माना जाता है, बेसिकली आए देखते हैं हम। रिप्लेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। बेसिकली ये किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकता है, किसी भी जगह पे किसी दूसरी फाइल को अपलोड करवा सकता है जिसमें मिलिशियस फाइल या मिलिशियस कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसी की वजह से पुट को जो है एक डेंजरस मेथड माना जाता है कि अगर ये परमिशन किसी को मिल गई कि वो पुट मेथड के जरिए वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेज सके तो उसके अंदर वो कुछ भी डेटा भेज पाएगा। उसकी वजह से पुराना कंटेंट हटेगा, नया डेटा आएगा, उस डेटा के अंदर मिलिशियस प्रोग्राम भी हो सकते हैं। इसी वजह से पुट को जो है वो एक डेंजरस मेथड में गिना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और मेथड्स हमारे पास है जिसमें आता है डिलीट, और इसको भी मैंने रेडिश कर रखा है। और क्यों करा है, बिकॉज ये भी उन्हीं डेंजरस मेथड में से एक है। यानी अगर हम टॉप 2 डेंजरस मेथड्स की बात करें तो वो है पुट एंड डिलीट। एक है जो फाइल अपडेट करने के काम आएगा और एक है जो फाइल्स को डिलीट करने के काम आएगा। देखते हैं यहाँ पे, रिमूव्स ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय अ URI या URL। बेसिकली कि हम जिस भी पेज का, जिस भी बेसिकली पैकेट का एड्रेस दे रहे हैं, जिस भी फाइल का एड्रेस दे रहे हैं, ये उस फाइल को डिलीट कर देगा, उस पैकेट को डिलीट कर देगा अगर हमारे पास डिलीट मेथड को यूज करने की परमिशन होगी तो। सो बेसिकली ये भी एक काफी डेंजरस मेथड है, तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस मेथड में क्या होता है, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। इसके जरिए बेसिकली मैं कम्युनिकेशन के जो भी ऑप्शंस है वो देख सकता हूं, उनको अप्लाई कर सकता हूं, तो वहां पे यूज होता है। ये भी हमारे एक एज एन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काफी काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस। ट्रेस क्या काम आएगा, परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्सेज। बेसिकली हमारे काम आता है ट्रेस करने के लिए किसी भी पार्ट की, किसी भी पैकेज की लोकेशन को। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये एक मैसेज लूप बैक टेस्ट चलाता है जिसके जरिए हमारे पास पाथ आ जाता है किसी भी टारगेट रिसोर्सेज का। तो उसके लिए हमारे काम आएगा, अगर हमें किसी फाइल की लोकेशन कंफर्म करनी है, किसी भी पाथ की लोकेशन कंफर्म करनी है, तो वहां पे हम ट्रेस मेथड का यूज लेते हैं। देन नेक्स्ट जो लास्ट हमारा शायद मेथड है वो है कनेक्ट। इस मेथड के अंदर क्या है
बेसिकली establishes a tunnel to the server identified by a given URL, यानी ये एक सिस्टम और सर्वर के बीच में एक टनल क्रिएट कर देगा, एक स्पेशल कनेक्शन क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम कनेक्ट हेडर का यूज लेते हैं, कनेक्ट मेथड का यूज लेते हैं बेसिकली। तो ये स्टूडेंट सारे हमारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स का यूज लेके वेबसाइट में लूपहोल्स कैसे निकालते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी हम बेस समझ रहे हैं ताकि फ्यूचर में इन एक्शंस को परफॉर्म करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है ये आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है व्हाट इज यूआरएल्स, क्योंकि यूआरएल्स का नाम हमने बहुत बार सुन लिया है। यूआरएल्स होती क्या है बेसिकली, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सेटिंग से देखते हैं होता क्या है यूआरएल। यूआरएल का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये किसी की लोकेशन बता रहा है। अगर इसका नाम समझूं तो ये किसी ना किसी चीज की लोकेशन मुझे बता रहा है, वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से। नाम से तो कुछ ऐसा ही डिफाइन हो रहा है, आगे देखते हैं बेसिकली। वेब रिसोर्सेज यूनिक आइडेंटिफायर, ये क्या काम आता है सर, कि ये काम आता है किसी भी वेब रिसोर्स क्या होता है, फाइल, फोल्डर्स, इनकी आइडेंटिटी, बेसिकली इनकी लोकेशन जो है वो ढूंढने में या उनकी लोकेशन के जरिए उन तक पहुंचने में हमारे काम आता है यूआरएल। उसके बारे में अगर हम देखें तो ये उसका फॉर्मेट है प्रॉपर्ली। यूआरएल का क्या फॉर्मेट होता है, वो कैसा दिखता है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, जिसमें हम एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ऐसे प्रोटोकॉल्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। देन आता है हमारे होस्ट का नाम, फॉर एग्जांपल wscubetech.com। उसके बाद आती है पोर्ट बेसिकली आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेगी, बट एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा एचटीटीपी एंड यहाँ पर हमने लिखा wscube। और उसके बाद अगर मैं कुछ नहीं लिखूं, बेसिकली नॉर्मली हम लिखते हैं ऐसे, बट आज के टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कॉलन 80 लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पोर्ट नंबर 80, और पोर्ट 80 पे चल रहा होता है एचटीटीपी, तो बाय डिफॉल्ट वो एचटीटीपी पे ही पहुंच जाता है। और अगर मैं पोर्ट 443 कर दूं तो ये ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा एचटीटीपीएस पे। तो बेसिकली एक डोमेन के बाद पोर्ट मेंशन करी जाती है यूआरएल में, हमेशा कई बार हमें दिखती है, कई बार हमें नहीं दिखती है। उसके बाद आता है पाथ, कि हमें क्या एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इमेजेस फोल्डर एक्सेस करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है फाइल, इमेजेस के बाद उस इमेज का नाम, मान लेते हैं 1.jpg इमेज का नाम है, तो वो आता है। और उस इमेज के नेम के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू कभी कभार आ सकती है, जरूरी नहीं है हर बार आए, बट ये आ सकती है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली किसी फाइल को कॉल करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने के लिए हम यूज में लेते हैं, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे पैरामीटर्स हमारे कितने काम आ सकते हैं और हमारे लिए कितना जरूरी रोल प्ले करते हैं। ये पैरामीटर्स भी यूआरएल में डिफाइन होते हैं। अगर मैं एक बेसिक यूआरएल का आइडिया दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं http है, उसके बाद ws.com है, उसके बाद कॉलन पोर्ट 80 है, तो ये बाय डिफॉल्ट http ही हो गया। अगर यहाँ में 443 लिखता तो उससे क्या होता, उससे वो पहुंच जाती है https में। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर का नाम है auth, और उस auth नाम के फोल्डर के अंदर बेसिकली login.ashx नाम की फाइल है, जो कि हमने यहाँ पे देखा पाथ, उसके बाद उसकी फाइल, और उसके बाद एक पैरामीटर भी है जो कि है uid यानी यूजर आईडी इक्वल्स टू 129। सो इसी तरीके से एक यूआरएल जनरेट होती है। और यूआरएल क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं यूआरआई यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेसिकली एक यूआरएल है क्या, कि सर किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें चाहिए तो यूआरएल के जरिए ही मिलती है, या फिर यूआरएल के जरिए ही हम उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए अगर हमें चाहिए तो एग्जैक्ट यूआरएल चाहिए उस फाइल की। तो बेसिकली ये था स्टूडेंट्स यूआरएल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट बेसिकली है क्या, रेस्ट को समझने के लिए इन पॉइंट्स का हम यूज लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट का फुल फॉर्म है, ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर रेस्ट का फुल फॉर्म होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं वेब एपीआई गाइडलाइंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेस्ट जो है वो वेब एप्लीकेशन की गाइडलाइंस होती है। रेस्ट असल में कोई खास ऐसी एंटिटी नहीं है, रेस्ट है बेसिकली गाइडलाइंस, स्टेप बाय स्टेप रूल्स और रेगुलेशंस, इनको फॉलो करके हम कुछ फॉर्मेट्स को बनाते हैं। वो क्या है, वो सारी चीजें हम इन पॉइंट्स के जरिए ही समझेंगे। बेसिकली हम उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन गाइडलाइंस, और उसी एप्लीकेशन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम जो एपीआईज क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं रेस्ट वेब एपीआई। सो बेसिकली उम्मीद आपको बातें समझ आ रही होगी। रेस्ट क्या है, एक गाइडलाइन है जिसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। इसके जरिए हम एपीआईज को, यूआरएल्स को और भी कुछ चीजों को बनाते हैं, जो कि इन पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ है। उन चीजों को बनाते हैं और बनाने के बाद अगर हम किसी एपीआई को बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं रेस्ट वेब एपीआई। और साथ ही साथ यहाँ पे एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या होती है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो एक वेबसाइट से जो डेटा है उसको इस हिसाब से बना देती है कि कोई भी प्रोग्रामिंग इस डेटा को रीड करके अपने हिसाब से यूज ले सके। आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है यूआरएल
एंड HTTP पैकेट्स। बेसिकली ये जो हमारी गाइडलाइन है ये केवल APIs बनाने के काम नहीं आती है, वो जो URLs है और जो HTTP के पैकेट्स होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी इसी को फॉलो करते हुए बनाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसको पढ़ने का मकसद ये है बेसिकली कि यही फॉर्मेट के जरिए हमने HTTP रिक्वेस्ट को, URL को, इन सारी बातों को समझा है। APIs को हम समझेंगे, रेस्ट के अलावा और कौन कौन से गाइडलाइंस और कौन कौन से फॉर्मेट है जिनके जरिए हम APIs और इन चीजों को जनरेट कर सकते हैं, उनमें कमियां क्या होती है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पे हमने HTTP के मेथड्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और साथ ही साथ URL और रेस्ट क्या होता है इस बारे में सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।